हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। जो है कि राउल्स का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है, पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको पहले ही विश्वास दिलाता हूं कि आज के इसी वीडियो में ये तीनों नियम आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये सभी टॉपिक हमने बहुत ही पहले करा दिया है, बट ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कोलराउस का नियम समझ लेते हैं। कोलराउस का नियम, देखिए ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट लिखेंगे तभी नहीं, भैया इंपॉर्टेंट है तभी हम आपको करा रहे हैं, तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए नियम को याद करना है तो आपको थोड़ा सा फिगर जो हम बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा, नियम तो यूं ही याद हो जाएगा। तो फिगर को हम समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, आपको सिंपल ऐसे एक यहाँ पर एक हम बर्तन ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया, एक, थोड़ा सा मैं नीचे बना ले रहा हूं क्योंकि लिखना भी तो है। ये हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है जी, हमने एक बर्तन ले लिया, हमने समझ लिया एक बर्तन हमने ले लिया। अब इस बर्तन में हमने विद्युत अपघट्य मिलाया हुआ है। विद्युत अपघट्य का मतलब इसमें जल है, ठीक है, और जल के साथ हमने विद्युत अपघट्य मिला दिया, जैसे कि NaCl। NaCl एक विद्युत अपघट्य है, इसमें H2O जल में घुला गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन हो गया। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। मैं पूरा आपको लिख दे रहा हूं। देखिए ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, मतलब जल में घुला गया है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पे कोलराउस ने एक क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, जो है अनंत तन्यता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। देखिए ये एक फॉर्मूला इन्होंने दिया था, अब आपको यहीं से याद हो जाएगा। याद करना है ना नियम, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम भी आपको लिख रहा हूं। इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट है, मतलब इसको हम हिंदी में कहेंगे अनंत तन्यता, अनंत तन्यता, ठीक है, अनंत तन्यता पर ये क्या है, ये जो लेमडा आपको दिखाई दे रहा है ये है चालकता, ठीक है, और ये क्या है, तुल्यांकी। तो ध्यान से आप समझेंगे। अब यहीं से ये इनफाइनाइट क्या है, अनंत तन्यता है, लेमडा क्या है, चालकता, और EQ क्या है, तुल्यांकी, ठीक है। तो देखिए हम यही से नियम को बोल रहे हैं, हम यही कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता, ध्यान से समझेंगे, धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। आशा करता हूं कि आपको नियम समझ में आ गया होगा। देखिए हम नियम को रटवा नहीं रहे हैं, ध्यान से समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए हम समझाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा है, आप कहेंगे कोलराउस के नियमों के अनुसार, या आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता, क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। यहां पे हमने क्या कहा, अनंत तन्यता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता, ये क्या है, EQ क्या है, तुल्यांकी चालकता ही है, ठीक है, हमने सिंपल में लिख दिया तुल्यांकी चालकता, यहां पे भी लिख सकते हैं चालकता, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक है।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है ना, वही कह रहे हैं धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम नियम को लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 बार आपको बता दिया, मैं नियम को लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत अनुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर नियम लिख दिया है। मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बार और। हमने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत अनुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। वही बात हमने 2 बार यहां से लिखकर आपको बोलकर समझाया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे पर समझ लेते हैं, हेनरी का नियम। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम समझ लेते हैं जो है हेनरी का नियम। दूसरा है हेनरी का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। ये 3 नियम आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो अब आप समझते हैं हेनरी का नियम। देखिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने हमें यही सिंपल में बताया, ध्यान से समझेंगे। इसको भी मैं चाहता हूं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, याद हो जाए। तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। फिगर मैं चलिए यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये एक बर्तन है। इसमें हेनरी ने एक बर्तन ले लिया, ये हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में मैंने यहाँ तक क्या भर दिया, द्रव को भरा हुआ है। द्रव मतलब जैसे कि पानी होता है, ठीक है, वैसे द्रव। द्रव के ऊपर हमने क्या भर दिया है, गैस भर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर गैस के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, ये बंद कर दिया। इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन मतलब जैसे हवा भरने वाला पंप होता है ना, कि ऐसे हवा के पंप को दाबते हैं तो हवा जाता है, वैसे इस पिस्टन को अगर हम दबाएंगे तो ये गैस है। तो जब हम अगर ध्यान से समझेंगे, इस पिस्टन को अगर हम दबाते हैं, इसको दबाएंगे तो ये जो गैस है ये द्रव में घुलेगा। ये द्रव में इस प्रकार क्या करेगा, घुलेगा कि नहीं जाएगा। इस पर जब दाब लगेगा तो ये जो गैस है ये द्रव में घुलेगा। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो गैसों की द्रव में घुलनशीलता होती है, जब हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो ये गैस द्रव में घुलेगा। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि गैस की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, घुलनशीलता होती है वह गैस पर लगाए गए जो दाब के समानुपाती होता है। गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। समझ में आ गया नियम। एक बार और सुन लीजिए। प्रैक्टिकली ये है कि यदि हम गैस को पिस्टन द्वारा हम दबाते हैं तो ये गैस है वो द्रव में घुलेगा। तो जब घुलेगा तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होगी वो गैस पर ही लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। मतलब जितना हम दाब को लगाएंगे उतना ही गैस द्रव में घुलेगा। तो इस नियम को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक बार और मैं बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट सुनकर याद करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं वो लिख लें। आप कहेंगे हेनरी के नियमों के अनुसार, मतलब कहेंगे हेनरी के नियम के अनुसार कि स्थिर ताप पर, हाँ एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो ताप होता है वो स्थिर होता है। स्थिर ताप, ताप क्या होता है, स्थिर होता है, एक नियत होता है कि इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया हेनरी के अनुसार, हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है।
तो पहले मैं नियम को लिख दे रहा हूं, उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला है वो हम आपको बता देंगे। आप ये लिखेंगे कि स्थिर इस नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता, चलिए मैं इधर लिख रहा हूं, द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमने नियम को लिख दिया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो घुलनशीलता होता है जो M, ठीक है, वो समानुपाती होता है गैस पर लगाए गए दाब के। मतलब जो M होता है वो P के समानुपाती होता है। जहां M क्या है, M है गैसों की द्रव में घुलनशीलता, अब P क्या है, गैस पर लगाया गया दाब। यदि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे K एक आता है नियतांक और यहाँ पे P। अब यहाँ से केवल हम K का मान निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M/P आ जाएगा। तो यहाँ से हमें K बराबर MP ये हमें मिलता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये क्या है, K है हेनरी स्थिरांक। ये क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ये क्या है, घुलनशीलता है। किसकी घुलनशीलता है, तो याद रखेंगे गैस की द्रव में घुलनशीलता। और P क्या है, गैस पर लगाया गया दाब है, प्रेशर है। तो ये हो गया आपका दो नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों नियम समझ में भी आ गए होंगे और अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो ऐसे ही आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगला एक और नियम बचता है जो है राउल्ट्स का नियम, वो भी हम समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं राउल्ट्स का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं राउल्ट्स का नियम। ये भी हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये नियम है राउल्ट्स का नियम। तो ये हमारा तीसरा है ना, दो तो हमने पढ़ लिया, तीसरा है। तो राउल्ट्स ने क्या बताया इसको भी हमें समझना होगा। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूं, इसको समझ जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो फिगर में चलिए इधर ही बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। राउल्ट्स ने सबसे पहले एक बर्तन लिया। ठीक है जी, एक बर्तन इन्होंने राउल्ट्स ने लिया। इस बर्तन में इन्होंने क्या भरा, द्रव को भरा। दो घटक भरा, दो घटक इन्होंने भरा A और B, मतलब इसमें दो घटकों को भरा और दोनों घटक कैसे हैं, द्रव हैं। ये द्रव है और B जो घटक है ये भी द्रव है। आपने अभी तक क्या समझा, हमने कहा कि एक बर्तन इन्होंने लिया और इसमें दो घटक को भरा और दोनों घटक कैसे हैं, द्रव हैं। जैसे कि पानी एक द्रव है और पानी के जैसे हम कह सकते हैं, जैसे जो तेल है, तेल भी तो एक द्रव ही है ना। ठीक है, या शराब है वो भी एक द्रव ही है। ठीक है, तो ये दोनों द्रव फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे ही दो घटक हैं, ये दोनों द्रव फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों द्रव हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ना द्रव द्रव विलयन। क्या कह सकते हैं, द्रव द्रव विलयन है। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या है, द्रव द्रव विलयन। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया, आप ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये A घटक है, तो A घटक का सपोज डेट A घटक का आंशिक वाष्प दाब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा, समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। A घटक है तो हम सपोज डेट मान लेते हैं A घटक का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, जो A घटक है तो A घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, सपोज डेट PA हो जाएगा, मतलब A घटक का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, और इसी प्रकार B घटक जो है, तो B घटक का आंशिक वाष्प दाब, इसी प्रकार हम कहें तो जो B घटक है, तो B घटक का भी जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो PB हो जाएगा।
ठीक है। जैसे ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो उसी प्रकार बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा ना, Pb, ठीक है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb हो जाएगा। उसी प्रकार एक और हम बात कर रहे हैं कि ए घटक का मोल प्रभाज XA है, तो उसी प्रकार बी घटक का मोल प्रभाज XB हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार हम यहां पे लिख देते हैं कि ए घटक का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। तो उसी प्रकार बी घटक का जो मोल प्रभाज हो जाएगा वो XB हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही बात हमने कहा, हमने यही आपको बताया कि कोई द्रव द्रव विलयन है, तो द्रव द्रव विलयन है तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो उसी प्रकार बी का आंशिक वाष्प दाब B हो जाएगा। ए घटक का मोल प्रभाज XA है, तो बी घटक का मोल प्रभाज XB हो जाएगा। तो आखिर बात यह है, ये तो हम बता दिए, पर आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब इसको क्यों बता रहे हैं, इस नियम में हमें क्या बताया गया। तो इस नियम में हमें यही बताया गया कि निश्चित ताप पर, ध्यान से समझेंगे, यहां पर एक निश्चित ताप किया गया है, निश्चित ताप। तो यहां पे यही बताया गया कि निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, जैसे Pa क्या है, Pa है आंशिक वाष्प दाब ना, तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आया हमने क्या बताया, मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, यदि हम ए को लेते हैं तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब ए घटक का आंशिक वाष्प दाब एक ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यदि हम बी को लें तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा Pb, वह बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही बात हमें उसमें बताया गया था, ठीक है। तो नियम सबसे पहले आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आप नियम को क्या कहेंगे, नियम आप यही कहेंगे कि राउल्ट्स के नियमों के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि नियम आपको याद हो गया होगा। मैं नियम को लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट लिखना चाहें वो सुनकर समझ गए हैं तो लिखिए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो P है, ठीक है, उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका नियम। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को करेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में लिखें तो Pa समानुपाती का चिन्ह हटता है, नियतांक एक आता है Pa0, ये एक नियतांक आता है, इनटू क्या हो जाएगा XA, तो XA हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिला, ये यहाँ पे हम गुणा का ही चिन्ह दे रहे हैं, बेटर रहेगा। इसी प्रकार Pb समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Pb0 आता है, Pb0 इंटू XB आता है। तो ये हमारे B के लिए आंशिक वाष्प दाब निकल गया। तो ये दोनों आंशिक वाष्प दाब निकले हैं।
अगर हमसे कोई कह दे कि कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो कुल वाष्प दाब के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुल वाष्प दाब तो कुल वाष्प दाब P जो होगा, तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PA और PB दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे PA प्लस PB, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा PA प्लस PB। अब ये हम फॉर्मूला लिख लें, या इसी को हम चाहें तो हम P इजकल टू PA के जगह पर PA नॉट इंटू XA लिख सकते हैं, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। देखिए PA के जगह पर हमने ये मान रख दिया है, PB की जगह पर हमने ये मान रख दिया है, वही दोनों को रख दिया, तो ये हमारा कुल वाष्प दाब निकल गया। तो ये आपका हो गया नियम। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जो हमने 3 नियम को बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, और उससे कुछ भी हेल्प मिल जाती है तो अच्छी बात है आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने खासकर आपके लिए ही लिंक दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी बेसिक टू हाई सभी केवल इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हमने पढ़ाया हुआ है, तो चैप्टर वाइज अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।